ईरान में जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन देखिए, काम कर रही है, जिस मोज़ैक डॉक्ट्रिन के तहत यूएस से ईरान ने लोहा लिया, आप उसको नहीं गिरा सकते या रूल आउट नहीं कर सकते। और जिस रिजीम चेंज की बात यूएस कर रहा है या इजराइल कर रहा है, वो रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम तक ये दिख रहा था कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज तो वही लोग ईरानी झंडा और मुश्तबा खामनेई की बात कर रहे हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई की बात करें। इमरान खोकर सर से जवाब चाहूंगा, फिर मैं यूके देवनाथ सर, आलोक साहब जी आपके पास आ रहा हूं। एक 30 सेकंड अगर दे मुझे, जी तो मैं बोलिए एक बोलिए क्विकली बोलिए। पॉइंट हाँ रखना चाहूंगा। हाँ। जस्ट 30 सेकेंड्स कि जो आपने बात बोली उसमें कोई दो राय नहीं है। जो वहां पे बेगुनाह लोगों के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई, बच्चियों के ऊपर हुआ, उससे डेफिनेटली किसी भी कंट्री के लोग अपराइज करेंगे। जो लोग अपनी सरकार से भी परेशान थे, उनकी पॉलिसी से परेशान थे, 45,000 लोगों को मारने से परेशान थे, वो भी एक टाइम के लिए पॉज लेके अपने पेट्रियोटिक उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन देखिए, जब जब दुनिया में तख्ता पलट हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस उसके पीछे रहा है। आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए। अभी रिसेंटली आप नेपाल को उठा लीजिए, श्रीलंका को उठा लीजिए, बांग्लादेश को उठा लीजिए। और एक और पॉइंट बोलूंगा, आपको 2.5-3 लाख लोगों को बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप, अगर उनकी मिड लेवल लीडरशिप या उसके अंदर से कोई लीडर निकल के आता है और एक अदर सा एक तरीके का स्प्लिंटर सेक्टर बनाता है और अपने साथ लोगों को जुड़ता है, वो हो सकता है। लेकिन यूएस खुद ये कर पाएगा, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है अंदर से ही कुछ होगा, सर तभी फिर बात बनेगी। और कौल दर्द साहब, तो बढ़ती जा रही है कौल ईरान साहब में, इसमें कोई दो आईआरजीसी का राय नहीं नाम ही है। है। मीडिया वॉरफेयर एक अलग चीज है, रियलिटी ऑन ग्राउंड अलग है। कौल साहब, आईआरजीसी बनी इसलिए थी कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन को गार्ड कर पाए, तो ये डिबेट ही खत्म हो गई वहां पर उस लाइन पर आकर। तो वही तो नहीं खोकर चाहिए, साहब आपको जवाब वही तो देना नहीं चाह रहे हैं? चाहिए इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पे। नहीं तो वो मानेंगे ही नहीं ना। उनकी जो एक ये तरह आपको से, लग रहा है? आप ईरानियन कॉमन लोगों से बात करिए, कितने लोग ऐसे हैं जो मैं उन फंडामेंटल 2 लाख इस्लाम लोगों को की बात फॉलो कर रहा हूं करते जो हैं। आईआरजीसी में है, वो नहीं मानेंगे। उनकी लेकिन ईरान की आबादी उनकी कितनी है? उनकी शपथ आप ही ईरान की उनकी आबादी उठाकर देखिए उनकी शपथ ही खामनेई के प्रति सर। है, खामनेई रिजीम के प्रति है, सर ये मत भूलिए, इस्लामिक रिजीम के प्रति है। ये मत भूलिए, यही यही ईरान के अवाम ने शाह की रिजीम को कैसे धक्के मार के निकाला था। यही वापस इनको निकाल सकते हैं। पीपल आर वेरी ब्रेव इन ईरान। ठीक है खोकर साहब। सबसे पहले तो विवेक भाई, मेरे तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज और जय हिंद। मैं जय कौल साहब की बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि जहां से हम 28 फरवरी को शुरू हुए थे, आज कौल साहब ने हमें वापस वहीं ले जाकर बिठा दिया कि ईरान की जनता ही रिजीम चेंज करेंगी। तो आप यहाँ पर क्या पिकनिक मनाने आए थे? ईरान की जनता ही एक नया ईरान तैयार करेगी। तो आप यहाँ आए क्यों थे? क्यों इतने लोगों को मार दिया? क्यों 13,000 स्ट्राइक कर दी? क्यों इतनी बॉम्बार्डमेंट कर दी? क्यों पूरी दुनिया को फाइनेंशियल क्राइसिस पे ले आए? क्यों पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस पे ले आए? सर प्लीज प्लीज, मैं कल मेरे शहर से 200 किलोमीटर दूर गया था सर, आधे पेट्रोल पंप के ऊपर डीजल नहीं मिला। पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। जब अच्छा भला आप और हमारे बीच के अंदर एक सीज फायर हो गया था, डिसाइड हो गया था कि हम एक सीज फायर करेंगे, हॉर्मुज खुल जाएगा, बेवजह का एक बेवकूफाना कदम उठाकर आपने हॉर्मुज को फिर से ब्लॉकेट लगा दिया और वापस जहां चले थे वहीं आके रोक दिया। आज आप वापस कह रहे हैं कि अब जो भी है अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी करेगी ईरान की जनता करेगी। सर ये कहां आप इस दुनिया को ले जाकर रोक दिया है आपने। मेरा निवेदन कौल साहब आपसे यही है कि एक मेंटेलिटी बना दीजिए, आपको क्या करना है। अगर आप में इतनी डेयरिंग है, हॉर्मुज खुलवाना है, आप आगे आगे चलिए। पूरी दुनिया की आर्मी नेवी आपके पीछे पीछे आएगी, हॉर्मुज बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। आप में डेयरिंग है तो। अगर ये नहीं कर सकते, आप तो बूट्स ऑन द ग्राउंड उतरिए और आप बिल्कुल आईआरजीसी का टॉप कमांडर मार दीजिए। किसने रोका है आपको? अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो प्लीज अपना बुरिया बिस्तर बांधिए, ट्रम्प साहब से कहिए और हॉर्मुज का ब्लॉकेट खोलिए, दुनिया को चैन की सांस लेने दीजिए। विवेक भाई और हमने कुछ समय पहले एक डिस्कशन यही सी बात पर किया था, तो विवेक भाई ने भी यही कहा था कि आज मैंने बहुत लंबी एक चैन की सांस ली जैसी सीज फायर हुआ। पता चला वो चैन की सांस थोड़ी देर भी नहीं ले पा, अगले दिन आपके ट्रम्प साहब ने फिर एक नया ब्लॉकेट लगा दिया। मेरा आप सभी से एक निवेदन है सर, दुनिया को शांति की जरूरत है। दुनिया को अगर किसी के देश के अंदर क्या चल रहा है ये उसका इंटरनल मैटर हो सकता है। क्यूबा में क्या हो रहा है, आप क्यों बेवजह इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है, आप क्यों बेवजह इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? वेनेजुएला में क्या हो रहा है, आपको वहां पर भी अपने कदम जमाने। लीबिया में क्या हो रहा है, वहां पर आपको इंटरफेयर करना। तो ये जो पंचायत लगा रखी है आप लोगों ने, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी, दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स, इन सबके बावजूद भी आप अभी तक एक कोई सॉलिड डिसीजन, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं दे पाए हैं इस पूरे के पूरी परेशानी जो आपने क्रिएट करी है।
लेकिन आपको कहां इंटरफेयर करना है? आपको गाजा में इंटरफेयर करना है। जब जब गाजा में सीज फायर के लिए रिजोल्यूशन आया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, आपने वहां पर वीटो किया। जब जब कोई बात आई, अभी नेतन्याहू और ट्रम्प 2 दिन पहले आपस में भिड़ गए इस बात को लेकर के हमला करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहां ले जाके आपने देश को रोक दिया? प्लीज, मैं इंटरनेशनल पॉलिसीज, यूएन चार्टर, इन सब की बात आपसे इसलिए नहीं कर पाऊंगा सर कि उसके लिए एक फेस होना चाहिए जो व्यक्ति इस बात को कह सके कि हाँ हमने पालन किया था, इसलिए हम दुनिया को बोल रहे हैं कि इसका पालन होना चाहिए। पुरानी एक फिल्म का गाना है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, राजेश खन्ना की एक फिल्म का डायलॉग है। तो यूएस अगर बताएगा दुनिया के लोगों को कानून सिखाएगा, तो पहले उसको अपने गिरवा में झांकना चाहिए। ईरान आज भी क्या राजी है, अगर ओमान आप क्या ब्लॉकेट खोलते ओमान हैं, के हॉर्मुज़ खुलेगा। ओमान के साथ मिलकर ईरान इस इलाके में दादागिरी नहीं कर रहा है? जो काम अमेरिका कर रहा है वही काम तो वो कर रहा है। सर आपको शायद याद हो कि सीज फायर के दौरान मैंने भी उस वक्त ये बात कही थी कि ईरान ने खुले दिल से कहा था कि आप सब निकलिए, हॉर्मुज़ इज ओपन। आज भी ईरान से एक व्यवस्थित, जवाबदार, जिम्मेदार आदमी बैठकर बात तो करे। दुनिया का कोई एक जिम्मेदार देश आकर अपनी क्रेडिबिलिटी तो शो करे कि मैं ट्रम्प से बात करने को राजी हूं, चलिए अपन इस हॉर्मुज़ को खोलते हैं और एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कोई तैयार है क्या? सब चुप बैठे, खामोश बैठे, बड़े बड़े अपने आप को चाहे दुनिया के हम विश्व गुरु बनाए या दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी चाहे। पाकिस्तान तो कर, पाकिस्तान कर रहा, पाकिस्तान कर। अरे पाकिस्तान तो सर अरे विवेक भाई, पाकिस्तान की क्या हैसियत है आपको, हमको पता है। आलोक जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके वापस। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। किस तरह से लोग बात करते हैं कि अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है इस ऑयल क्राइसिस के लिए। अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया, ऑयल क्राइसिस कैसे हुआ? हॉर्मुज का रास्ता ब्लॉक करने के कारण ऑयल क्राइसिस हुआ। तो ऑयल क्राइसिस के लिए जिम्मेवार अमेरिका है या ईरान है? कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस बात को आप देखिए। आपने तेल रोका है, अमेरिका ने तेल नहीं रोका है। आपने ब्लॉकेड किया है, आपने ऑयल क्राइसिस की है, आपने मिडिल ईस्ट में बमबारी की है। आप जिम्मेवार हो महंगाई बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में, और आप शांति की बात करते हो। आप बात करते हो दूसरे जगह ह्यूमैनिटेरियन की। आप देखो आपने क्या किया वहां अक्टूबर 2023 में। जब शांति रहती है उस पूरे क्षेत्र में, तो डेथ टू इजराइल, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका करके आप घुस जाते हो और कत्लेआम मचा देते हो। और जब वो आक्रमण करता है तो हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, ये देखो गाजा में मार रहा है, ये देखो लेबनान में मार रहा है। क्या बात करते हो आप लोग? कितने शेमलेस तरीके से आप लोग पब्लिक डिबेट पे लोगों को गुमराह करते हो। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। आप देखिए, आपने वादा किया कि लिटिल रिवर के नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह जो है उसका आर्म्ड प्रेजेंस नहीं होगा। 2015 में साइन किया, यूएन उसने निर्णय साइन किया, आपने साइन किया, यूएस ने साइन किया, वेस्टर्न कंट्री ने साइन किया। आपने क्यों हिजबुल्लाह को फिर वहां आर्मी बैठा दिया? और ये तेल का जो पूरा धंधा ये अमेरिका ने रोका हुआ है। आपने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोका, आपने तेल बंद किया, तब अमेरिका ने आपके टैंकर्स को ब्लॉकेट किया है। अमेरिका ने पहले नहीं किया है। क्या आप लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हो बात को? यूके देवनाथ जी आप भी क्या, मैं खोगर साहब इसके बाद आ रहा हूं। यूके देवनाथ जी का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत सम्मानित पैनलिस्ट हैं मेरे, हमेशा मेरे साथ शो में रहते हैं। यूके देवनाथ जी, क्या आप आलोक जी की बात से सहमत हैं? विवेक देखो, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि किसने ठहरे हुए पानी पर पत्थर फेंका 28 फरवरी को। 28 फरवरी के पहले भी बहुत टेंशन थी। दुनिया में हर जगह लड़ाई हो रही है, यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ठीक है, दुनिया में गजा में लड़ाई हो रही है, ठीक है, हिजबुल्लाह, ठीक है, लेकिन पानी शांत था। दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल को लेकर कोई खलबली नहीं थी। भारत में भी पेट्रोल डीजल को लेकर कोई कमी नहीं थी। 28 फरवरी को ऐसा क्या हो गया कि शांत पानी में किसने पत्थर फेंका? मैं मानता हूं कि ठीक है, हिजबुल्लाह को ऐसे करना चाहिए, हमास को वैसे करना चाहिए, हुती को ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन देखो विवेक, डिस्कशन हमारा इस बात पर नहीं है
कि ईरान सही है कि गलत है। डिस्कशन अभी इस बात पर हो रही है, हम मिलिट्री हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिलिट्री स्ट्रेटेजी की, कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। 28 फरवरी रात को जब इजराइल की एयरफोर्स ने और अमेरिका की एयरफोर्स ने बमबारी करके ईरान के टॉप लीडरशिप को कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, मैं इस शब्द का जानबूझ के बहुत डेलिब्रेट तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो विवेक, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, हमने 65 की जंग की, 71 की जंग की, लेकिन मैं खुद फाइटर पायलट था और बताता हूं हमारे एक भी वॉर प्लान में मैं खुद फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में नौकरी की, मिग 23 लास्ट उड़ाया। इंडियन एयरफोर्स के एक भी वॉर प्लान में भारत सरकार ने हमें नहीं कहा है कि हमें इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जाकर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के घर पर बम फेंकना है। हमारी वॉर प्लान में एक भी मिशन डे 1 आवर 1 में प्लान में नहीं है। ना ही भारत सरकार ने कहा है, ना ही अजीत डोभाल ने कहा है कि हमें पाकिस्तान में घुस के, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान में घुस के हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के बॉम्ब गिरा के उसको मार डालना है। ये अंतरराष्ट्रीय कानून इजाजत नहीं देता है। आप दुश्मन के राजा को नहीं मार सकते, ये 5000 साल पुराना उसूल है। तो ठीक है, इजराइल की प्रॉब्लम है, हिजबुल्लाह की प्रॉब्लम है, 50 साल 70 साल 80 साल से चली आ रही है, वो पूरा मामला विवेक अलग था। अगर हम ये डिस्कशन शुरू कर देंगे कि ईरान गलत है कि नहीं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने में ईरान की क्या वो बनती है कि वहां जाकर हमास को सपोर्ट करे, फिर तो डिस्कशन दूसरे डायरेक्शन में चला गया। अभी बात सिर्फ इतनी हो रही है, मैं आपको विवेक रेफरेंस के साथ बता सकता हूं कि ईरान ने यूनाइटेड नेशन में पिछले साल सितंबर में बयान दिया था। उस बयान को ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन में पिछले साल दिसंबर को रिपीट किया, और फरवरी के महीने में तो बार बार ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल बॉम्बिंग करते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान मजबूरी में, ईरान जानता है उनके पास फौज नहीं है, ईरान जानता है फौजी तौर पे वो टिक नहीं सकते किसी के सामने, ईरान ने बड़ी ईमानदारी के साथ, देखो दुश्मन के ईमानदारी को हमें दाद देनी चाहिए, ईरान ने बहुत ईमानदारी के साथ 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले, फरवरी 28 के पहले बार बार कहा कि अगर बमबारी होती है तो उसके पास चारा नहीं है, मरता क्या ना करता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद करना कर पड़ेगा। दे। हाँ। उसने कहा है यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पर, उनके, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं। तो ऐसी हालत में अमेरिका और इजराइल ने यही बातचीत उस वक्त क्यों नहीं की? किसने हक, मैं अमेरिका की नहीं बात कर रहा, किसने एक देश को हक दिया है कि वो दूसरे देश में जाके उसके प्राइम मिनिस्टर को मार डाले? भारत और बांग्लादेश की लड़ाई हो जाए, क्या भारत को हक है ढाका में जाके उनके प्राइम मिनिस्टर को पहले मिशन में ही मार डालना? उसके प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर 6 इंडियन एयरफोर्स के 6 जहाज जाए, 12 बंकर बस्टिंग बम डाले? ये अंतरराष्ट्रीय, देखिए हजारों साल की सभ्यताओं की बात हो रही है। हाँ। बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े महाराजा हुए हैं, भारत नहीं, रोम की सभ्यता आप हाँ, देखिए, दुनिया की कूटनीति इस तरह से नहीं चलती, मैं अग्री करता हूं, लेकिन पहली बार मैंने आलोक सर को भी थोड़ा सा नाराज देखा, गुस्से में देखा। हो सकता है जो स्ट्रेस है हम लोगों के ऊपर जो धीरे धीरे आ रहा है, मैं भी तेल डलाने जाता हूं गाड़ी में तो मुझे भी आलोक सर की तरह ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि थोड़ा कुछ तो महंगा हो ही गया है। मुझसे ज़्यादा गुस्सा अमेरिका के लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा गुना वहाँ पर महंगा हो गया है। तो मैं भी आलोक सर की तरह गुस्सा कर जाता हूँ बहुत तेज़, जैसे मैं तेल का पेमेंट करने जाता हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? डोनाल्ड ट्रंप की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? वह मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूँ? भाई गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसको सजा दो, उससे लो पैसे एक्स्ट्रा, मुझसे क्यों ले रहे हो? तो कहता है, और पंप वाला कर्मचारी कहता है सर हमने थोड़ी ना बढ़ाया, ऊपर से बढ़कर आया। मैंने कहा तो यही बात भी ठीक है कि भाई तुमने थोड़ी ना बढ़ाया तो कंपनी नहीं बढ़ा दे तो क्या करें अब? तो कौल साहब जो बात कर रहे हैं, मैं आलोक जी कुछ कहना चाह रहा, ठीक है आलोक सर, उसके बाद कौल साहब और इमरान जी। हाँ
जी विवेक जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं एक्साइटेड इसलिए हो गया था हाँ। कि देखिए मैं अमेरिका को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं कई बार आपके चैनल पर बोल चुका हूँ कि ही इज द बिगेस्ट रोग कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ, जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को खराब कर रहा है। एंड ट्रम्प इज ए न्यूसेंस टू द वर्ल्ड। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि तेल की क्राइसिस और बाजार की क्राइसिस अमेरिका के कारण हो गई, नहीं। ये कहना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, ये तो गलत होगा ना। ईरान ने ब्लॉक किया भाई साहब। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।